चैप्टर 11 राजवीर की दादी का फैसला। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि आराध्या और राजवीर का रिश्ता तय हो चुका था। अब आगे सुनिए अगली सुबह राजवीर के घर का हाल। सुबह का समय था। महल के आंगन में हल्की सी धूप और ठंडी हवा तैर रही थी। राजवीर की दादी चांदनी देवी ने सुबह सुबह ही पंडित जी को घर बुला लिया था। वो चाहती थी कि शादी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवा दी जाए। उनके मन में एक ही डर था, कहीं राजवीर का मन फिर से न बदल जाए, क्योंकि सब जानते थे कि उसे शादी के लिए मनाने में काफी मुश्किलें आई थी। राजवीर की मां अदिति देवी बड़ी आदरपूर्वक पंडित जी और दादी मां के पास बैठी थी। वो चाय का ट्रे लेकर आती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं, पंडित जी, खम्मा घणी। पंडित जी आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं, बिटिया, सदा खुश रहो। चांदनी जी चाय की चुस्की लेते हुए कहती हैं, तो पंडित जी, कुंडली देखी आपने? पंडित जी दादी माँ के हाथ से राजवीर की कुंडली लेते हैं और फोन में आराध्या की कुंडली खोलकर ध्यान से देखने लगते हैं। कमलेश जी, जो आराध्या के पिता हैं, वे इतनी जल्दी खुद तो उदयपुर नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्होंने आराध्या की कुंडली ऑनलाइन ही भिजवा दी थी। पंडित जी दोनों कुंडलियां ध्यान से मिलाते हैं। कुछ देर गहराई से देखने के बाद मुस्कुराते हुए कहते हैं, दोनों की कुंडलियां बहुत ही उत्तम हैं। कोई दोष नहीं है। ग्रह नक्षत्र पूरी तरह शुभ हैं। आने वाला भविष्य भी बहुत सुंदर और स्थिर दिख रहा है। हाँ, परीक्षा तो हर जीवन में होती है, लेकिन ये इस जोड़ी पर निर्भर करेगा कि वे उन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। फिर वे आगे कहते हैं, आराध्या बेटी की कुंडली इस परिवार के लिए बहुत शुभ है। मेरे हिसाब से तो विवाह जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा रहेगा। चांदनी जी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। उनके चेहरे पर संतोष की चमक आ जाती है। राजवीर की मां अदिति देवी भी हल्के से मुस्कुरा उठती हैं। तभी पंडित जी आगे कहते हैं, लगभग 1 महीने बाद बहुत ही सुंदर मुहूर्त बन रहा है। आप चाहें तो उसी दिन विवाह करवा सकते हैं। चांदनी जी थोड़ा निराश होकर पूछती हैं, क्या 1 महीने बाद का ही शुभ दिन है? उससे पहले कोई दिन नहीं मिल सकता? हम चाहते हैं कि शादी जल्दी हो जाए। अदिति देवी अपनी सास की तरफ देखते हुए कहती हैं, मासा, 1 महीना तो ठीक है ना? इतनी जल्दी शादी करेंगे तो तैयारी कैसे होगी? चांदनी जी हल्की झुंझलाहट में कहती हैं, तैयारी बाद में भी हो जाएगी, लेकिन मुझे डर है कि राजवीर 1 महीना नहीं रुकेगा। बड़ी मुश्किल से तो शादी के लिए राजी हुआ है। पंडित जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, चिंता मत कीजिए देवी जी, ज्यादा जल्दी का तो कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। हाँ, 1 महीने बाद का दिन बहुत शुभ रहेगा। मेरा मानना है कि वही दिन सबसे उत्तम रहेगा। चांदनी जी एक लंबी सांस लेकर कहती हैं, चलो ठीक है, 1 महीना बाद ही सही। पंडित जी अपना नाश्ता और चाय लेकर उठते हैं। हाथ जोड़कर कहते हैं, खम्मा घणी दादी सा। भगवान दोनों बच्चों को सुखी रखे। और फिर विदा लेकर बाहर चले जाते हैं। कुछ देर बाद ऊपर की सीढ़ियों से अमरवीर राठौड़, राजवीर के दादा साहब, अपनी लकड़ी की छड़ी के साथ नीचे आते हैं। उनकी चाल में वही राजपूताना रौब था। वो अपनी पत्नी की ओर देखकर पूछते हैं, तो पंडित जी से बात हो गई? चांदनी जी कहती हैं, हाँ, हो गई। उन्होंने 1 महीने बाद का शुभ मुहूर्त बताया है। अमरवीर जी मुस्कुराते हुए पूछते हैं, तो फिर तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है?
चांदनी जी हल्की सी नाराजगी के साथ कहती हैं। मन था कि शादी जल्दी हो जाए, पर पंडित जी कह रहे हैं कि इस बीच कोई शुभ दिन नहीं है। अमरवीर जी हंसते हुए कहते हैं, अरे देवी जी, 1 महीना तो यूं बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इतनी जल्दी क्या है? सब कुछ शांति से होने दो। चांदनी जी सिर हिलाते हुए कहती हैं, ठीक है, आप ही ठीक कहते हैं। आप अब कमलेश जी को फोन करके बता दीजिएगा। उनके पंडित ने क्या कहा वो भी पूछ लीजिएगा। मैं चलती हूँ, थोड़ा काम है। अमरवीर जी कहते हैं, ठीक है, आप जाइए, मैं बात कर लूंगा। चांदनी जी वहां से निकल जाती हैं और अदिति भी रसोई में चली जाती है अमरवीर जी के लिए चाय बनाने। तभी अमरवीर जी लैंडलाइन उठाते हैं, डायल करते हैं कमलेश सिंह का नंबर। कुछ घंटियों के बाद कॉल जुड़ जाता है और अब सीन बदलता है, जहां कहानी एक नए मोड़ पर आने वाली है। क्या बात होगी इन दोनों बुजुर्गों के बीच? क्या शादी की तारीख पक्की होगी या कोई नई रुकावट आएगी? ये जानने के लिए सुनते रहिए हुकुम सा का जुनून का अगला अध्याय। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलिए। हुक्म सा का जुनून चैप्टर 12, शादी का मुहूर्त और दिल की हलचल। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि आराध्या और पंडित जी की बात के बाद शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद तय हुआ था। अब आगे सुनिए आराध्या की जिंदगी का अगला दिन कैसे शुरू हुआ। सीन 1, आराध्या का कमरा। सुबह का समय। सुबह के ठीक 6 बजे का वक्त था। हल्की सी सुनहरी धूप कमरे की खिड़की से भीतर झांक रही थी और उसके साथ ही आराध्या की सुबह भी शुरू हो चुकी थी। आईने के सामने खड़ी आराध्या ने आज आसमानी रंग का लहंगा चोली पहन रखा था। उसके लंबे खुले बालों में हल्का गुलाबी गजरा सजा था और चेहरे पर एक मासूम सी चमक थी। वो आईने में खुद को निहारते हुए जैसे अपने ही ख्यालों में खो गई थी। तभी अचानक आईने के पार से उसे किसी की नशीली आंखें दिखाई दी। वो घबरा गई। एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अगले ही पल एक नाम उसके जहन में कौंध उठा। ज्ञान। ज्ञान, उसका पहला प्यार, उसका अधूरा अतीत। अब वो सब जैसे धुंधला हो चुका था, मगर दिल के किसी कोने में अब भी जिंदा था। तभी जैसे हवा में एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठी, अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं रही, आराध्या। या तो तुमने मुझे भुला दिया, या फिर कभी सच में चाहा ही नहीं। आराध्या की सांसें तेज हो गईं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिला उठीं। वो खुद से बुदबुदाई, क्या मैं वाकई धोखेबाज हूँ? क्या मैंने ज्ञान से सच में मोहब्बत की थी? वो अब भी सोच में डूबी थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आराध्या ने चौंक कर पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, साहब बुला रहे हैं, नीचे, पंडित जी आ गए हैं। आराध्या ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं 5 मिनट में आती हूँ। उसने एक बार फिर आईने में खुद को देखा। हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आई और फिर उसने अपनी लहंगे की पल्लू संभाली। धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। सीन 2, हवेली का लिविंग रूम। भोर की हल्की किरणें अब हवेली की संगमरमर की फर्श पर फैल चुकी थी। नीचे का लिविंग रूम अपनी भव्यता में लिपटा हुआ था। ऊंची छत, दीवारों पर पुराने राजस्थानी चित्र और बीचों बीच रखी भारी सागवान की मेज, जिस पर पीतल का थाल और फूलों की थाली रखी थी। वहीं सोफे पर पंडित जी आसन जमाए बैठे थे,
माथे पर चंदन का टीका, सफेद धोती कुर्ता और हाथों में खुली हुई पंचांग। कमरे में एक शांति और गंभीरता का माहौल था। आराध्या धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आई। उसके कदमों की पायल की हल्की झंकार कमरे की शांति को तोड़ रही थी। वो जाकर पंडित जी के चरणों में झुकी। खम्मा घणी, पंडित जी। पंडित जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। जीती रहो बेटी, बड़ी प्रसन्नता हुई। सुना है तुम्हारा विवाह तय हो गया है। आराध्या ने धीमे से मुस्कुराकर सिर झुका लिया। तभी कमरे के दूसरे छोर से बाबा साहब कमलेश सिंह बोले, पंडित जी, ये रही आराध्या की कुंडली और ये राजवीर की कुंडली। उन्होंने दोनों कुंडलियां सामने रखीं। पंडित जी ने अपने चश्मे को ठीक किया और एकाग्र होकर गणना में डूब गए। कमरे में अब सिर्फ घड़ी की टिक-टिक और पन्नों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। करीब 10 मिनट तक माहौल एकदम शांत रहा। हर किसी की नजर पंडित जी के चेहरे पर थी। फिर अचानक पंडित जी के होठों पर मुस्कान आई। उन्होंने दोनों कुंडलियां सामने रखीं और बोले, दोनों की कुंडलियों में कोई दोष नहीं है। ग्रह पूरी तरह अनुकूल हैं। ये रिश्ता अत्यंत शुभ है। दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बाबा साहब के चेहरे पर संतोष की झलक आई। उन्होंने कहा, तो फिर कोई आपत्ति नहीं है न, पंडित जी? पंडित जी ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, कदापि नहीं, कमलेश जी। आप तो बस तैयारी शुरू कीजिए, मुहूर्त बहुत शुभ है। इतने में कविता भाभी किचन से ट्रे लेकर आईं। ट्रे में चाय, मठरी और लड्डू रखे थे। उन्होंने पंडित जी के सामने थाली रखी और बोली, लीजिए पंडित जी, गरम गरम चाय। पंडित जी ने मुस्कुराकर धन्यवाद दिया। कमरे में अब बातचीत का माहौल बन गया था। लेकिन आराध्या, वो जैसे कहीं और खो गई थी। राजवीर का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर एक अनजाना सुकून और साथ ही थोड़ी बेचैनी भी उतर आई थी। वो अपने विचारों में उलझी हुई धीरे से उठी और किचन की ओर चल पड़ी। बिना कुछ कहे, बिना पीछे देखे। सीन 3, किचन में। हवेली का किचन हमेशा की तरह खुशबू और रौनक से भरा था। चूल्हे पर रखे भगोने में खीर उबल रही थी और उसकी मिठास पूरे कमरे में फैल चुकी थी। कविता जी ने जैसे ही आराध्या को अंदर आते देखा, मुस्कुराईं। क्या हुआ बेटा, कुछ काम था? आराध्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं भाभी, बस आपकी मदद करने आई हूँ। कविता ने खीर को चलाते हुए हंसकर कहा, तो फिर ये खीर संभाल लो, नहीं तो जल जाएगी। दोनों के बीच कुछ पल की हल्की हंसी गूंज उठी। आराध्या ने लकड़ी का चमचा हाथ में लिया और धीरे धीरे खीर चलाने लगी। खीर की मिठास के साथ साथ उसके दिल की कड़वाहट और बेचैनी भी हिल रही थी। वो खुद से सोच रही थी, बस 1 महीना, 1 महीने बाद शादी। उसका मन जैसे किसी अदृश्य डर से घिर गया था। आंखों के सामने ज्ञान की मुस्कान तैर गई, वो अतीत जिसे वो पीछे छोड़ चुकी थी। मगर दिल ने शायद अब भी छोड़ा नहीं था। कविता जी ने उसकी तरफ देखा। आराध्या की आंखों में हल्का सा खोया हुआपन देखकर वो समझ गई, कुछ तो है जो ये लड़की छिपा रही है। पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा दी। जैसे एक औरत दूसरी औरत के दिल की भाषा बिना बोले समझ लेती है। सीन 4, पिता की बातचीत। कुछ देर बाद आराध्या खीर छोड़कर बाहर आई। हॉल में बाबा साहब कमलेश सिंह फोन पर बात कर रहे थे। उनकी आवाज गंभीर मगर खुश थी। हाँ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। 1 महीना ठीक रहेगा तैयारी के लिए। आराध्या वहीं रुक गई।
उसके कदम जैसे जमीन पर जम गए। 1 महीना? उसने धीरे से खुद से कहा। इतनी जल्दी शादी? फोन कटने के बाद उसने धीमे स्वर में पूछा। बाबा साहब, किसका फोन था? कमलेश जी ने मुस्कुराकर कहा। राजवीर के दादा अमरवीर राठौर जी का। उन्होंने बताया कि कुंडली बिल्कुल मेल खा गई है। शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद तय हुआ है। आराध्या ने गहरी सांस ली। पर ये तो बहुत जल्दी है बाबा साहब। कमलेश सिंह ने पिता की स्नेहमयी मुस्कान के साथ कहा। जल्दी तो है बेटी, पर अब इनकार कैसे करें? शादी आज हो या 5 महीने बाद, रिश्ता तो वही रहेगा ना? कमरे में कुछ पल के लिए मौन छा गया। आराध्या ने नजरें झुका ली। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, मगर उस मुस्कान में स्वीकार का दर्द और एक स्त्री की चुपचाप सहमति दोनों झलक रहे थे। वो धीरे से बोली, जैसा आप ठीक समझें बाबा साहब, और वहां से उठकर चली गई, अपने भीतर उठते तूफान को छिपाती हुई। सीन 5 उदयपुर। राजवीर का ऑफिस। उदयपुर का दिल। शहर के बीचों बीच खड़ी एक आलीशान इमारत, जो देखने में किसी आधुनिक हवेली से कम नहीं थी। ऊंची दीवारों पर राजस्थानी नक्काशी, संगमरमर का फर्शा और कोनों में सजे प्राचीन झूमर। ये सिर्फ एक ऑफिस नहीं, बल्कि राजवीर राठौर की शान थी। वो अपने लग्जरी केबिन में बैठा, लैपटॉप पर झुका हुआ कुछ जरूरी फाइलें देख रहा था। टेबल पर बिखरे दस्तावेज और पीछे दीवार पर टंगी उसके पूर्वजों की तस्वीरें। हर चीज में एक राजसी अनुशासन झलक रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका असिस्टेंट भीतर आया। सर, आपसे कोई मिलने आई है। कौन? राजवीर ने नजरें उठाईं। आपकी बिजनेस पार्टनर की बेटी मीरा। राजवीर ने हल्की सांस ली, कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा। ठीक है, भेज दो अंदर। दरवाजा खुला और अंदर दाखिल हुई मीरा, नीले राजस्थानी ड्रेस में, आत्मविश्वास और मुस्कान से भरी हुई। उसकी चाल में नखरा था, आवाज में अपनापन। अपनी बचपन की सखी को बताना जरूरी नहीं समझा कि अपने लिए लड़की देख रहे हो। मीरा ने मुंह बनाते हुए कहा। राजवीर ने उसकी तरफ देखा, होंठों पर हल्की मुस्कान आई। मीरा, मैं तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। मीरा हंसी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी झलक रही थी। ठेस तो आपने पहुंचा ही दी, राजवीर। मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं तुमसे प्यार करने लगी। राजवीर कुछ पल के लिए खामोश हो गया। वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर झील की चमकती लहरों को देखते हुए बोला। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मीरा। बस अब इस मोहब्बत को और मत बढ़ाओ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है, लेकिन वो प्यार नहीं, दोस्ती है। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। मीरा ने हल्की हंसी में कहा, तो अब मुझे मेरी भाभी का फोटो तो दिखा दो। राजवीर हंसा। फोटो नहीं है मेरे पास, नंबर भी नहीं। क्या? अपनी होने वाली पत्नी का नंबर तक नहीं? मीरा ने हैरान होकर पूछा। राजवीर मुस्कुराया। इतने बुजुर्गों के सामने मैं कैसे मांग लेता। तभी वो देखता है, मीरा मोबाइल पर कुछ टाइप कर रही है। राजवीर पास जाकर देखता है, स्क्रीन पर लिखा है, दादा साहब, मुझे आराध्या का फोटो और नंबर भेजिए। राजवीर बोला। मीरा, ये तुमने क्या किया? मीरा शरारती अंदाज में बोली। कुछ गलत नहीं किया। आजकल सब ऐसे ही होता है। राजवीर ने सिर हिलाया। तुम बहुत बदमाश हो, मीरा।
मीरा हंसकर बोली। और तू बहुत सीरियस। तभी राजवीर के फोन में मैसेज टोन बजती है। क्या वो मैसेज दादा साहब का है? क्या उसमें आराध्या की तस्वीर होगी? जानने के लिए सुनिए हुक्मसा का जुनून का अगला एपिसोड। हुक्मसा का जुनून चैप्टर 13। पहला मैसेज और आने वाला तूफान। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि राजवीर की जिंदगी में एक नई दोस्त मीरा की एंट्री हो चुकी है। लेकिन अब कहानी लेने वाली है एक नया मोड़, जहां एक फोटो, एक फोन नंबर और एक मैसेज सब कुछ बदल देगा। तो आइए सुनते हैं हुक्मसा का जुनून चैप्टर 13। सीन एक। राजवीर का ऑफिस, उदयपुर। राजवीर अपने केबिन में बैठा था। मीरा उसके सामने थी, हाथ में उसका मोबाइल। राजवीर, ये फोन मुझे दो। मीरा, बदमाशी मत करो, फोन दो मुझे। मीरा हंसते हुए बोली, पहले मुझे वो फोटो तो देखने दो, फिर ले लेना। राजवीर ने झटके से कहा, मीरा, ये तुम्हारा मजाक नहीं है। लेकिन मीरा की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। उसने झट से व्हाट्सएप खोला, दादा साहब का नंबर क्लिक किया और जैसे ही फाइल खुली, स्क्रीन पर आराध्या की तस्वीर चमक उठी। सीन 2। आराध्या का फोटो। मीरा ठिठक गई। एक पल को उसकी आंखें तस्वीर पर टिक गईं। वाह, ये तो सच में अप्सरा लग रही है। कितनी सादगी है इसके चेहरे में। राजवीर भी तस्वीर को देखता रह गया। आराध्या का चेहरा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, ऐसा लगा जैसे तस्वीर में कोई कहानी छिपी हो। मीरा मुस्कुराई। सच कहूं, राजवीर, तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने लगते हो। राजवीर हंसते हुए बोला, बस अब ये बावलापन छोड़ दे और फोन दे दे। मीरा मुंह बनाते हुए बोली, बड़ा ही खड़ूस है तू। अपनी बीवी के सामने भी इतना अकड़ू रहेगा क्या? राजवीर हंस पड़ा। जाने दे मीरा, तू सच में पगली है। मीरा गुस्से में वहां से निकल गई। राजवीर उसकी बातों को सोचकर मुस्कुराया। मैं अकड़ू हूं? शायद थोड़ा। वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया और फोन फिर से खोला। आराध्या की 6 तस्वीरें थी। वो एक एक करके उन्हें देखने लगा। दिल की धड़कनें तेज हो गई। सीन 3। दिल की हलचल। राजवीर की नजर उस फोटो के नीचे लिखे नंबर पर पड़ी। वो कुछ पल सोचता रहा, करूं कॉल या ना करूं? फिर उसने गहरी सांस ली और स्क्रीन पर उंगली रखी। ट्रिंग ट्रिंग। लेकिन वो कॉल नहीं करता, बस नंबर सेव कर लेता है। सेव करते वक्त वो नाम टाइप करता है, मेरी बिदनी। राजवीर नाम देखकर खुद मुस्कुराने लगता है। उसका असिस्टेंट बाहर से झांकता है और सोचता है, सर तो आज किसी और ही दुनिया में है। वो अंदर आकर बोला, सर, आपकी मीटिंग तैयार है। क्लाइंट्स आ चुके हैं। राजवीर झट से होश में आया। हाँ, चलो। वो अपना फोन उठाता है, सूट एडजस्ट करता है और बाहर निकल जाता है। सीन 4। जोधपुर, आराध्या का घर। दूसरी तरफ आराध्या अपने भाभी कविता जी के कमरे में थी। कमरे में चारों ओर 30 से 40 बॉक्स रखे थे। हर बॉक्स में गहने, जेवर और शादी के कपड़े थे। कविता जी मुस्कुराकर बोली, ये सब तेरे लिए है बिटिया। तू इसमें से अपनी पसंद के गहने चुन ले। आखिर तेरी शादी जो है। आराध्या थोड़ी हैरान, भाभी, इतने सारे गहने, समझ नहीं आता, क्या चुनूं?
कविता जी हंस पड़ी। तेरी माँ को मैंने कभी नहीं देखा, पर तेरे पापा हमेशा उनकी तारीफ करते थे। कहते थे, बेटी के लिए तो उसने पहले ही से गहने बनवाने शुरू कर दिए थे। ये सुनकर आराध्या की आंखें नम हो गईं। कविता जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब रोने का नहीं, मुस्कुराने का वक्त है बिटिया। ये तो तेरे भाभी के सपने हैं, जो अब पूरे होंगे। दोनों मुस्कुरा दी। सीन 5 तैयारियों की गहमागहमी। कविता जी बोली, देख, हल्दी में तो पीला रंग ही पहनेगी तू। मेहंदी में मैं डिजाइन करवाऊंगी खास तेरे लिए। चिंता मत कर, हर फंक्शन में तू रानी लगेगी। आराध्या ने हंसते हुए भाभी के गालों पर किस किया। मुझे पता था, मेरी भाभी सबसे बेस्ट है। कविता जी ने हंसते हुए कहा, अब ज्यादा तारीफ मत कर, चल चुन कपड़े। 3 घंटे बीत गए। दोनों ने मिलकर पूरी शादी की तैयारियां तय कर ली। थक चुकी आराध्या बोली, भाभी, अब मैं जरा आराम कर लूं? हाँ बिटिया, जा आराम कर ले, कविता जी ने कहा। आराध्या ने खम्मा घणी कहा और अपने कमरे में चली गई। कमरा लॉक किया और सीधे बेड पर गिर गई। थोड़ी ही देर में नींद जैसी आने लगी थी कि तभी टून फोन में मैसेज आया। आराध्या ने धीरे से फोन उठाया। ये किसका मैसेज हो सकता है? वो स्क्रीन देखती है और उसकी आंखें ठहर जाती हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक धीमा होता है। क्या ये मैसेज राजवीर का है या कोई और नई एंट्री होने वाली है उसकी जिंदगी में? जानने के लिए सुनते रहिए हुक्मसा का जुनून, अगला धमाका। चैप्टर 14 रहस्यमयी मैसेज। रात के लगभग 10 बज चुके थे। महल के गलियारों में सन्नाटा पसरा था, बस हवा की धीमी सरसराहट सुनाई दे रही थी। आराध्या अपने कमरे में आई, थकी हुई। दिन भर की सारी बातें अब भी उसके मन में गूंज रही थी। वो धीरे धीरे अपने कमरे का दरवाजा बंद करती है और बेड पर गिरती हुई तकिए पर सिर रख देती है। बस अब किसी से बात नहीं करनी, वो खुद से बुदबुदाती है। अभी उसकी आंखें बस झपकने ही वाली थी कि टून। फोन में मैसेज टोन की आवाज गूंज उठी। आराध्या भौहें सिकोड़ती है। अब कौन परेशान कर रहा है रात में? वो थोड़ा आलस में करवट लेती है। फोन को अनदेखा करते हुए फिर से आंखें बंद करने की कोशिश करती है, पर वो टोन उसके दिमाग में गूंजती रहती है। कुछ सेकंड बाद वो बेड पर बैठती है, धीरे से हाथ बढ़ाती है और फोन उठाती है। स्क्रीन पर नजर डालती है। एक मिस्ड कॉल और एक मैसेज। मैसेज किसी अनजान नंबर से था। उसकी भौहें और सिकुड़ गईं। वो फुसफुसाई, कौन हो सकता है ये? लॉक स्क्रीन खोलते ही स्क्रीन पर उभरे शब्द, खम्मा घनी, आराध्या। आराध्या का दिल धक से रह गया। वो कुछ पलों तक स्क्रीन को देखती रही, होंठों पर हल्की मुस्कान, पर आंखों में हैरानी। खम्मा घनी, ऐसा तो कोई राजस्थानी ही कहेगा, उसने धीमे स्वर में कहा। उसकी उंगलियां कांपी। वो उस नंबर पर क्लिक करती है। सामने उस व्यक्ति की डीपी डिस्प्ले पिक्चर दिखाई देती है, महादेव का फोटो। वो कुछ सेकंड उस तस्वीर को निहारती रहती है, जैसे कोई अनकही जुड़ाव हो उस छवि से। फिर जिज्ञासा बढ़ती है। वो उस नंबर का स्टेटस देखने लगती है। हर तस्वीर उदयपुर के नज़ारे, फतेहसागर झील, सिटी पैलेस और पिछोला की शाम का प्रतिबिंब। हर फोटो उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर देता है। वो खुद से बुदबुदाती है, उदयपुर,
राजवीर भी तो उदयपुर से है ना। अचानक उसका मन जैसे किसी अजीब शक में डूब गया। उसकी उंगलियां कांपने लगी, दिल की धड़कनें तेज हो गई। क्या क्या ये मैसेज राजवीर ने भेजा है? वो तुरंत मैसेज के टाइम पर नजर डालती है। फोन की स्क्रीन पर लिखा था, रात के 10:03 जस्ट नाउ। उसकी सांसें रुक सी गईं। दिल में जैसे बिजली सी दौड़ गई। शाम के 6:03 जस्ट नाउ। उसकी सांसें रुक सी गईं। दिल में जैसे बिजली सी दौड़ गई। अगर वो ही है तो कैसे? उन्होंने मेरा नंबर कहाँ से लिया? आराध्या के चेहरे पर एक मिश्रित मुस्कान और डर उभरा। वो तकिए पर सिर रखती है, लेकिन अब उसकी आंखों में नींद नहीं थी। हर पल वो सोचती रही, वो मैसेज एक संयोग था या कोई संकेत? कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर फोकस करता है। हवा में पर्दे हल्के हल्के लहराते हैं और बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक बजता है। स्क्रीन पर धीरे से एक लाइन उभरती है। क्या सच में वो राजवीर था या किसी और ने भेजा था ये रहस्यमयी खम्मा घड़ी? लेकिन फिर भी मन में एक हलचल सी होने लगती है। वो स्क्रीन पर ऑनलाइन लिखा देखती है, सामने वाला अभी मोबाइल पर है। थोड़ी झिझक के बाद आराध्या मैसेज टाइप करती है, कौन बोल रहा है? दूसरी ओर राजवीर अपने ऑफिस के केबिन में बैठा था। मीटिंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार मोबाइल की तरफ जा रहा था। उसे याद आता है कि उसने कुछ घंटे पहले आराध्या को कॉल किया था, पर कोई जवाब नहीं मिला था। अब वो खुद को रोक नहीं पाता और आखिरकार मैसेज भेज देता है, खम्मा घड़ी आराध्या। वो मुस्कुराता है, पता नहीं जवाब देगी भी या नहीं। तभी मोबाइल में नोटिफिकेशन की झिलमिलाहट। आराध्या का रिप्लाई, कौन बोल रहा है? राजवीर के होठों पर मुस्कान फैल जाती है। वो टाइप करता है, मैं राजवीर बोल रहा हूं। उधर आराध्या बेड से झट से उठ बैठती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। राजवीर। उन्होंने सीधे अपना नाम लिख दिया। वो खुद से कहती है, अब मैं क्या जवाब दूं? हे प्रभु, कुछ तो इशारा दो। कई बार सोचने के बाद वो मैसेज करती है, आपने मैसेज किया, आपको कुछ काम था क्या? राजवीर उसकी टाइपिंग नोटिफिकेशन देखकर मुस्कुराता है। वो समझ जाता है कि आराध्या सोच समझकर हर शब्द लिख रही है। फिर वह जवाब देता है, कुछ काम हो तभी हम आपको मैसेज कर सकते हैं। आराध्या ये पढ़कर हल्का सा शर्मा जाती है। दिल में सोचती है, ये मुझसे मजाक कर रहे हैं क्या? या सच में फ्लर्ट? लेकिन फिर खुद को संभालते हुए रिप्लाई करती है, नहीं, आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं। राजवीर तुरंत लिखता है, सच में? इतना यकीन है? आराध्या मुस्कुराते हुए टाइप करती है, अगर यकीन न होता तो विवाह के लिए हाँ क्यों कहती? राजवीर ये पढ़कर चुप रह जाता है। दिल में जैसे किसी ने दिया जला दिया हो। वो हल्के से हंसते हुए टाइप करता है, आप क्या कर रही हैं अभी? आराध्या, कुछ नहीं, बस लेटी हूं, थोड़ा आराम कर रही थी। राजवीर, क्या मैंने आपके आराम में खलल डाल दिया? आराध्या, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? राजवीर, ऑफिस में बैठा हूं, थोड़ी फाइलें देख रहा था। आराध्या, अच्छा, तो क्या आपने खाना खा लिया? राजवीर, हाँ, खा लिया। और आपने? आराध्या, हाँ, मैंने भी खा लिया। आज घेवर और पूरी बनाई थी, मुझे बहुत पसंद है।
राजवीर: वाह, घेवर तो मेरा भी सबसे पसंदीदा मिठाई है। दोनों के बीच चुप्पी छा जाती है, पर उस चुप्पी में एक नई मुलायम सी मिठास होती है। फिर राजवीर मैसेज करता है, हम आज रात आपको कॉल करेंगे, उठाइएगा जरूर। आराध्या का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो कुछ पल सोचकर जवाब देती है, ठीक है। राजवीर: तो फिर रात को बात करते हैं। आराध्या: ओके। वो फोन साइड में रखकर शर्माते हुए तकिए में मुंह छुपा लेती है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होती हैं। चेहरे पर मुस्कान और मन में धड़कनों का तूफान। दूसरी ओर राजवीर के ऑफिस में आज सब स्टाफ हैरान थे, क्योंकि आज उनके सर के चेहरे पर अजीब सी चमक थी। शायद प्यार ने दस्तक दे दी थी। तो दोस्तों, क्या होगा जब राजवीर रात में आराध्या को कॉल करेगा? कैसी होगी उनकी पहली लंबी बातचीत? जानने के लिए सुनते रहिए हुक्म सा का जुनून, अगला धमाकेदार चैप्टर। हुकुम सागर जुनून, चैप्टर 15, मूवी नाइट और दिल की धड़कने। दोस्तों, पिछले चैप्टर में आपने सुना था आराध्या और राजवीर के बीच हुआ वो प्यारा और रोमांटिक मैसेज वाला एपिसोड। अब आगे की कहानी वहीं से शुरू होती है। रात का वक्त था। महल में डिनर का माहौल बेहद सुकून भरा था। पूरा परिवार साथ बैठा था। हंसी मजाक और मुस्कानें चारों ओर बिखरी हुई थी। कमलेश जी अपनी बेटी आराध्या को देखकर मुस्कुरा उठते हैं। आज उनके चेहरे पर लंबे समय बाद सुकून था। कुछ देर बाद सब लोग अपने अपने कमरों में जाने लगते हैं। कमलेश जी टीवी चालू करते हैं। स्क्रीन पर एक हॉरर मूवी चल रही थी। आराध्या पास से गुजरती है और मुस्कुराकर कहती है, बाबा साहेब, यह मूवी तो बहुत अच्छी है। कमलेश जी हंसते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, यूं ही लगा ली थी, तू चाहे तो साथ बैठ जा। आराध्या मुस्कुराती है और उनके पास बैठ जाती है। वो मूवी पहले भी 5 बार देख चुकी थी। फिर भी उसे देखने में मजा आता है, शायद इसलिए कि आज वो अपने पिता के साथ थी। कहानी में इतनी खो जाती है कि उसे वक्त का अंदाजा ही नहीं रहता। मूवी खत्म होते होते रात के 12 बज चुके थे। आराध्या उठकर बोलती है, बाबा साहेब, अब मैं जा रही हूँ सोने। आप भी आराम कर लीजिए। कमलेश जी मुस्कुराते हैं, ठीक है बेटा, तू जा, मैं भी थोड़ी देर में सो जाऊंगा। दोनों अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। आराध्या अपने कमरे में पहुंचती है, बिस्तर पर लेटती है और खिड़की से बाहर चमकते चांद को देखती रहती है। चांद की रोशनी में उसे राजवीर का चेहरा याद आता है। दोपहर का वो मैसेज वाला पल उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। वो झट से उठती है, टेबल से मोबाइल उठाती है, फोन ऑन करती है और देखती है कि राजवीर के 5 मिस्ड कॉल्स आए हैं। वो हैरान होकर माथा पीटती है, हे प्रभु, ये क्या कर दिया मैंने? उन्होंने तो कहा था फोन जरूर उठाना, और अब तो रात के 12 बज चुके हैं। वो तो अब तक सो भी गए होंगे। वो सोचती रहती है, फोन करूं या नहीं। आखिर हिम्मत जुटाकर रात के 12:10 पर कॉल कर देती है। दूसरी तरफ राजवीर गहरी नींद में था। फोन की रिंगटोन सुनकर उठता है और स्क्रीन पर आराध्या का नाम देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। टाइम देखता है, 12 बजे। वो कॉल रिसीव करता है। इतनी देर रात को फोन? सब ठीक तो है, आराध्या जी? आराध्या थोड़ी घबराई आवाज में कहती है, हमें माफ कर दीजिएगा, हम भूल गए आपका कॉल उठाना। हम अपने बाबा साहेब के साथ मूवी देख रहे थे। राजवीर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या आप इतनी देर तक जागती हैं हमेशा?
आराध्या शर्माते हुए कहती है, नहीं, बस आज मूवी में खो गई थी। पता ही नहीं चला कि 12 बज गए। राजवीर की आवाज नरम हो जाती है। हम आपसे गुस्सा नहीं है, आराध्या जी, बल्कि खुश है कि आपने अपनी गलती मानकर फोन किया। आराध्या भी मुस्कुरा देती है और बेड पर लेट जाती है। राजवीर फिर पूछता है, आपको मूवीज देखने का बहुत शौक है क्या? वो जवाब देती है, नहीं, बस कुछ सिलेक्टिव मूवी देख लेती हूँ जो दिल को छू जाए। राजवीर कहता है, हम भी ऐसी ही मूवीज पसंद करते हैं, खासकर वो जो भगवान और संस्कृति पर आधारित हों। आराध्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। अच्छा, हमें भी वैसी मूवी बहुत पसंद है। राजवीर हल्की सांस लेता है और कहता है, हम परसों जोधपुर आ रहे हैं। आराध्या चौंक जाती है। अच्छा, कुछ काम था क्या वहां? राजवीर मुस्कुराकर जवाब देता है, हाँ, थोड़ा काम है। 1 हफ्ते तक रहूंगा। फिर थोड़ी देर बाद वो पूछता है, क्या हम आपको खड़ूस लगते हैं? आराध्या हंसते हुए कहती है, थोड़े बहुत। और जब आपका कॉल आया तो थोड़ा डर भी लगा। राजवीर मुस्कुराकर कहता है, हम सबके सामने भले सख्त लगते हैं, पर आपके लिए दिल में सिर्फ स्नेह है। आपकी गलतफहमी कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हुकुम सा हमेशा आपके साथ रहेगा। आराध्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खिल उठती है। वो कहती है, मुझे तो पहले ही समझ आ गया था कि आप दिल के कितने सच्चे हैं। राजवीर कहता है, हमारी इच्छा है कि जब जोधपुर आए तो आपके साथ एक मूवी देखें। क्या आप चलेंगी? आराध्या का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ, पर क्या मुझे घर में झूठ बोलना पड़ेगा? राजवीर शांत स्वर में कहता है, नहीं, झूठ नहीं। मैं खुद आपके पिताजी से बात करूंगा। झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं। परिवार को धोखे में रखना सही नहीं। आराध्या उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित होती है। वो सोचती है, क्या मैं सच में इस व्यक्ति के लायक हूं? धीरे से कहती है, राजवीर जी, अब नींद आ रही है, क्या हम कल बात करें? राजवीर मुस्कुराकर कहता है, हाँ, अब बहुत देर हो चुकी है। आप आराम कीजिए। फोन कट जाता है। आराध्या खिड़की से चांद को देखती है और मन में सोचती है, जिससे मेरा विवाह होने वाला है, वो एक अनुशासित, मर्यादित और सच्चे व्यक्ति हैं। क्या मैं उनके योग्य हूं? वो करवट बदलती है और मुस्कुराते हुए नींद में खो जाती है। दूसरी तरफ राजवीर भी उसी मुस्कान के साथ सो जाता है, क्योंकि दोनों के सपनों में अब सिर्फ एक दूसरे का चेहरा है। दोस्तों, आने वाले चैप्टर में सुनिए राजवीर और आराध्या की जिंदगी का वो मोड़, जब उनके रिश्ते को मिलेगा एक नया नाम। हुकुम सागर जुनून, अगला धमाकेदार एपिसोड बहुत जल्द। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहे। और हाँ, इस रोमांटिक कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हो सकता है उन्हें भी ये हुकुम सागर जुनून उतना ही पसंद आए जितना आपको। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो और भी ज्यादा इमोशनल और रोमांटिक होने वाला है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। घूंघट में लाज रखो, नैनों में बात है, चोरी की खड़ंक सो, हिवड़ में रात है, पधारो
सा थारो नाम दिल पे छायो। हुक्म सहारो दिल ले गयो, बिन बता के चले गयो। थारी मुस्कान में जादू है कोई, प्यार राजाम तू पिरायो। तारी पायलों री रुंझुन सुन के थम जावे पवन। थारो छुवो लागे मोहे जैसे सावन रा फुहार। चंद मारी चांदनी तू मैं रात री रानी, मिल जावे दो दिल हारो हारो प्रेम कहानी।